हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर शांति शिक्षा एवं सतत विकास का अगला चैप्टर, जो हम पीछे पढ़ रहे थे कि व्यक्तित्व के सिद्धांत, जिसमें हमने दो सिद्धांत पढ़े हैं। एक तो हमारा मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत और दूसरा आवश्यकता का सिद्धांत, और तीसरा हम पढ़ेंगे शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत को, जैसा कि हम पहले भी बताए कि दो लोगों ने दिया है, शील गुण सिद्धांत को दो लोगों ने दिया है। पहले पे आते हैं ऑलपोर्ट और दूसरे पे कैटल। इन दोनों के शील गुण के सिद्धांतों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है ऑलपोर्ट के अनुसार, ऑलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत। ऑलपोर्ट का शील, ये शील गुण है क्या? शील गुण मनुष्यों का वह गुण है जो परस्पर उसके व्यवहार में दृष्टिगोचर होता है। या कहा जाए कि अगर एक मकान बनाने के लिए जिस प्रकार से ईंट की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बालू की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से मनुष्य के व्यवहार को बनाने के लिए इन शील गुणों की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात मनुष्य का व्यवहार जिन गुणों के कारण दृष्टिगोचर होता है, या व्यवहार जिन गुणों के कारण परिलक्षित होता है, या जिन गुणों के कारण वह समाज में प्रतिष्ठित होता है, उसी गुण को हम कहते हैं शील गुण। तो आइए हम पढ़ते हैं इस ऑलपोर्ट के शील गुण के सिद्धांत को। तो ऑलपोर्ट ने कहा कि शील गुण दो प्रकार के होते हैं। तो शील गुण दो प्रकार के होते हैं। हमें समझ में आया शील गुण क्या है? मनुष्यों का वह गुण जो उसके व्यवहार में ज़्यादातर परिलक्षित होता है, या जिसके कारण वह पहचाना या जाना जाता है, उसे शील गुण कहते हैं। शील गुण सिद्धांत, ऑलपोर्ट ने शील गुणों को दो भागों में बांटा। पहले को कहा सामान्य शील गुण, और दूसरे को कहा व्यक्तिगत शील गुण। व्यक्तिगत शील गुण। पहला सामान्य शील गुण और दूसरा व्यक्तिगत शील गुण। सामान्य शील गुण क्या है? वह व्यवहार जो समाज के अधिकतर लोगों में दिखाई देता हो, उसे हम कहते हैं सामान्य शील गुण। जैसे प्रेम, दया है, करुणा है, परोपकार है। ये क्या होता है? समाज के अधिकतर लोगों में, ज़्यादातर लोगों में दिखाई देता है। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत या सामान्य शील गुण। दूसरा हमारा है व्यक्तिगत शील गुण, या जिसे हम विशिष्ट शील गुण कहते हैं। तो ऑलपोर्ट का मानना था कि यह प्रत्येक व्यक्ति में ना होकर के कुछ ही व्यक्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण वह पहचाना और जाना जाता है। तो व्यक्तिगत शील गुण को विशिष्ट शील गुण भी कहते हैं। अर्थात हर एक मनुष्यों में यह शील गुण नहीं पाया जाता, लेकिन जिसमें वह पाया जाता है, उसी गुण के कारण वह पहचाना और जाना जाता है। इस व्यक्तिगत शील गुण को ऑलपोर्ट ने तीन भागों में विभाजित किया था, जिसका पहला नाम है विशेष शील गुण। विशेष शील गुण, या इसे हम कहते हैं कार्डिनल प्रवृत्ति। कार्डिनल प्रवृत्ति। तो व्यक्तिगत शील गुण में हमने पढ़ा कि मनुष्यों का वह व्यवहार या वह गुण जिसके कारण वह पर्सनली या विशेष रूप से जाना पहचाना जाता है, उसे व्यक्तिगत शील गुण कहते हैं। व्यक्तिगत शील गुण तीन प्रकार का होता है। एक विशेष शील गुण जिसे कार्डिनल प्रवृत्ति कहते हैं, दूसरा केंद्रीय शील गुण,
और तीसरा गौड़ सील गुड़। अब पढ़ते हैं व्यक्तिगत ये विशेष सील गुण या कार्डिनल प्रवृत्ति क्या है। कार्डिनल जो प्रवृत्ति है वह समाज के कुछ ही लोगों में पाई जाती है, कुछ विशेष लोगों में पाई जाती है और उस गुण के कारण वह जाना और पहचाना जाता है। जैसे इसको इधर लाएंगे, जैसे अहिंसा का नाम लें, मातृत्व का नाम लें, अहंकार का नाम लें, दानवीरता का नाम लें। इसे क्या हैं? ये हमारे सील गुण। जैसे अब देखिए, अब अहिंसा का नाम लेते हैं तो एक व्यक्ति का चेहरा हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है और उस व्यक्ति का क्या नाम है? महात्मा गांधी। तो अहिंसा का नाम लेते हैं तो अहिंसा के द्वारा कौन सा व्यक्ति पहचाना जा रहा है सबसे ज्यादा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। उसी प्रकार से हम मातृत्व का नाम लेते हैं, जब मदर्स का नाम लेते हैं तो सबसे ज्यादा कौन पहचानी जाती हैं? तो कौन है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। उसी प्रकार से अहंकार का नाम ले तो सबसे बड़ा अहंकारी इस दुनिया में कौन सा हुआ? जिसे हम रावण और कंस कहते हैं। एक कहावत बनी है, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो कौरव रावण और कंस। तो अहंकार में ये सारी तीन, अहंकार में रावण और कंस क्या है? पहचाने जाते हैं। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख तो रावण कौरव और कंस। चौथा दानवीरता। तो दानवीर सबसे ज्यादा कौन सा? इस समय महाभारत सीरियल भी चल रहा है और सब लोग देख भी रहे होंगे, तो उसमें देखे होंगे महाभारत सीरियल में एक पात्र आता है जिसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। तो कर्ण की दानवीरता इस संसार में प्रसिद्ध है, इसलिए जहाँ भी दानवीरता का नाम आता है वहाँ कर्ण का नाम आता है। तो ये हमारे क्या है? विशेष सील गुण, जिसे कार्डिनल प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अहिंसा कहते हैं महात्मा गांधी, मातृत्व कहते हैं मदर टेरेसा, अहंकार कहते हैं तो रावण और कंस, और दानवीरता कहते हैं तो कर्ण का नाम हमारे सामने दृष्टिगोचर हो जाता है। और दूसरा इसमें है केंद्रीय सील गुण। केंद्रीय सील गुण अर्थात मनुष्य का वह व्यवहार जो कभी कभी उसके सामने आता हो, उसे हम कहते हैं क्या? केंद्रीय सील गुण। जैसे अर्थात व्यक्तियों का वह व्यवहार, अर्थात सब में यह नहीं पाया जाता। हम पहले बताए व्यक्तिगत सील गुण सब में नहीं पाया जाता, लेकिन जिन लोगों में पाया जाता है वह कभी कभी ही हृदय से बाहर आता है, तो उसे कहते हैं केंद्रीय सील गुण। जैसे सत्य है, दया है, परोपकार है, ये हमारा क्या है? केंद्रीय सील गुण। तीसरा है गौड़ सील गुण। गौड़ मतलब वह सील गुण जो हमेशा छिपा हुआ रहता है और परिस्थितियां आने पर ही वह उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं गौड़ सील गुण। अर्थात वह व्यवहार जो वातावरण परिस्थितियां आने पर हमारे सामने उत्पन्न होता हो, उसे कहते हैं गौड़ सील गुण। ये गौड़ सील गुण क्या है? जैसे हम दुकान पे जाते हैं, ये हमारा छिपा हुआ सील गुण है, लेकिन जब हम नाई को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अपना हेयर स्टाइल बदल दें। तो हेयर स्टाइल, पहनावा, फैशन
और इसके साथ साथ जब हम जाते हैं कहीं कहीं रोड पर तो घटनाएं जो आती हैं हमारे अंदर, जो करुणा और दया उत्पन्न होती है वो क्या होती है, हमारी छिपी हुई रहती है, लेकिन क्या है हमारी घटनाएं देख करके क्या हो गया, हमारे अंदर से वह उत्पन्न हो गई, तो उसे हम कहते हैं क्या कि गौणशील गुण। तो आ गया हो गया समझ में। सामान्य शील गुण क्या है, वह व्यवहार जो अधिकतर लोगों में पाया जाता हो उसे कहते हैं सामान्य शील गुण। व्यक्तिगत शील गुण कि वह व्यवहार जो कम लोगों में पाया जाता हो उसे कहते हैं व्यक्तिगत शील गुण, या पर्सनली रूप से जो पाया जाता है उसे कहते हैं व्यक्तिगत शील गुण। ये 3 प्रकार का होता है। पहला है विशेष शील गुण, जिसे कार्डिनल प्रवृत्ति भी कहते हैं। मनुष्य का वह व्यवहार जिसके द्वारा वह जाना और पहचाना जाता है उसे कहते हैं विशेष शील गुण। दूसरा केंद्रीय शील गुण, अर्थात जो कभी कभी ही हम वह गुण जो कभी कभी ही हमारे सामने आता है उसे कहते हैं केंद्रीय शील गुण। तीसरा कहते हैं गौणशील गुण, कहे छिपे हुए गुण को उत्पन्न करने के लिए, जिस छिपे हुए गुण को उत्पन्न करने के लिए स्थितियाँ परिस्थितियाँ और वातावरण देना पड़ता है उसे कहते हैं गौणशील गुण। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आलपोर्ट का सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कैटल का शील गुण सिद्धांत। आरबी कैटल का शील गुण सिद्धांत। तो कैटल ने शील गुणों को 2 भागों में बांटा, जिस प्रकार से आलपोर्ट ने बांटा था, और इसका पहला नाम दिया सतही शील गुण, सतही शील गुण, और दूसरे का नाम दिया, पहले का सतही शील गुण और दूसरे का विशेष शील गुण, विशेष शील गुण। जिस प्रकार से आलपोर्ट ने सामान्य शील गुणों को माना था उसी प्रकार से कैटल ने सतही शील गुणों को माना है, अर्थात यह सतही शील गुण इस समाज के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। हर सामान्य व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो उसे कहते हैं सतही शील गुण। दूसरा है विशेष शील गुण या व्यक्तिगत शील गुण, जिसे आलपोर्ट ने कहा कि वह समाज क्या है, समाज के कुछ ही व्यक्तियों में जो पाया जाता हो उसे कहते हैं विशेष शील गुण। विशेष शील गुण की संख्या इन्होंने पहले 23 बताई थी, 23 बताई। उसके बाद कहा कि विशेष शील गुण 12 होते हैं, 12 होते हैं। पहले इसने 23 बताई कि 23 जो शील गुण हैं वह विशेष शील गुण माने जाते हैं, जो हर एक जो कुछ व्यक्तियों में पाए जाते हैं पर्सनली रूप से। उसके बाद कहा कि ये विशिष्ट शील गुण 12 होते हैं, लेकिन इसको भी नकार दिया, तो उसने 23 में से फिर से लिया 16 शील गुण, 16 शील गुण इसने लिया और कहा कि ये 16 शील गुण प्रत्येक व्यक्ति को मापने का पैमाना होते हैं, इसीलिए इसे 16 PF के नाम से भी जाना जाता है। 16 PF मतलब 16 पर्सनालिटी फार्मूला किसने दिया, या 16 PF मापनी किसने दिया, तो किसने दिया, कैटल ने दिया। कौन कैटल, आरबी कैटल ने दिया। तो विशेष शील गुण कहा इसने 23 प्रकार के होते हैं, फिर इसने नकार दिया नहीं 12 प्रकार के होते हैं, फिर इसने कहा नहीं 16 प्रकार के होते हैं, और 16 ये गुण ही व्यक्तियों को मापने का कार्य करते हैं, जिसे इसने 16 PF पर्सनालिटी परफॉर्मेंस का नाम दिया, पर्सनालिटी फार्मूले का नाम दिया, और इसी के द्वारा व्यक्तित्व को मापा जाता है। तो आ गया होगा ये शील गुण सिद्धांत क्या है। अब इन दोनों के देने के बाद विभिन्न प्रकार के जो विचारक थे, मनोवैज्ञानिक थे, वो विचार करने लगे आखिर माना कैसे जाए कि कितने प्रकार के शील गुण होते हैं या कितने शील गुण होते हैं। तो सब लोगों ने एक निचोड़ दिया, एक सारांश दिया कि शील गुण मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। तो शील गुण मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। जो पहला प्रकार उसने दिया, उसमें दिया कि अनुभूतियों का खुलापन, अनुभूतियों का
खुलापन। दूसरा दिया चैतन्यता। तीसरा दिया बहिर्मुखता। बहिर्मुखता। और चौथा दिया सहमति जन्यता। सहमति जन्यता। और पांचवा दिया स्नायु विकृत। स्नायु विकृत। तो क्या है ये? अनुभूतियों के खुलापन में इसने बताया कि कभी कभी जो व्यक्ति होता है इसमें दोनों विरोधी प्रवृत्तियां, एक विरोधी प्रवृत्ति और एक जो आपकी गुण वाली प्रवृत्ति काम करती है, अर्थात एक दोष और एक गुण होता है, दोनों प्रवृत्तियां इसमें समाहित होती हैं। अनुभूतियों के खुलापन में इन लोगों ने बताया कि एक तरफ तो मनुष्य सभ्य दिखाई देता है, संवेदनशील होता है, बौद्धिक होता है। तो एक तरफ तो वो सभ्य होता है, संवेदनशील होता है, बौद्धिक होता है, विचारणीय होता है, अर्थात ये गुण पाए जाते हैं। सभ्यता के, संवेदनशीलता के, बौद्धिक के और विचारणीय गुण पाए जाते हैं। तो दूसरी तरफ मनुष्य क्या हो जाता है? इसका उल्टा हो जाता है, दोष आ जाते हैं उसके अंतर्गत। तो वह क्या हो जाता है? इसका उल्टा सभ्य का असभ्य हो जाएगा, संवेदनशील का संवेदनहीन हो जाएगा, बौद्धिक का क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा, मतलब बुद्धि। और विचारणीय का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विचार ना करने वाला, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे कार्य करने वाला हो जाएगा। तो अनुभूतियों के खुलापन में इसने बताया एक तरफ तो मनुष्य सभ्य होता है, संवेदनशील होता है, बौद्धिक होता है, विचारणीयशील गुणों का प्रदर्शन करता है, मतलब सभ्य, संवेदनशील, बौद्धिक और विचारणीयशील गुणों का प्रयोग करता है। लेकिन दूसरी तरफ वह असभ्य हो जाता है, संवेदनहीन हो जाता है, मूर्ख होता है और कुछ भी सोचता समझता नहीं। दूसरा चैतन्यता में इसने कहा कि एक तरफ तो आदमी क्या होता है? आत्म अनुशासित हो जाता है, उत्तरदायी हो जाता है, सावधान हो जाता है, अब देख रहे हैं एक तरफ आत्म अनुशासित, उत्तरदायी और सावधान होता है और बिना सोचे समझे बात नहीं करता है। दूसरी तरफ क्या हो जाता है? यही व्यक्ति अपने ऊपर से नियंत्रण खो देता है, अर्थात आत्म अनुशासन खो देता है और जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करता है और बिल्कुल भी सावधान नहीं होता है, जो मन में आता है वह करता है। तो एक तरफ तो आत्म अनुशासितशील गुण दिखा रहा है, उत्तरदायित्व और सावधान हो रहा है, और दूसरी तरफ इसमें कोई भी ऐसा गुण पाया नहीं जा रहा। तीसरा है बहिर्मुखता में इसने बताया, बहिर्मुखता में एक तरफ तो ये जो मनुष्य है वह क्या हो जा रहा है? बातूनी है, मजाकिया है, सामाजिक है, ये शील गुण दिखा रहा है। और दूसरी तरफ क्या हो जा रहा है? वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, बिल्कुल शांत हो रहा है, मजाक उजाक नहीं कर रहा है। अब सामाजिक का मतलब एक दूसरा क्या हो गया? यह समाज के प्रति कोई निष्ठा दिखा नहीं रहा है, स्वार्थी हो जा रहा है। तो एक तरफ तो वह बाचाल हो जा रहा है, बातूनी, मजाक करने वाला, स्नेहपूर्ण और सामाजिक हो जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें ये सारी प्रवृत्तियां क्या हो रही हैं? बिल्कुल उल्टा हो जा रही हैं। चौथा में सहमत जन्यता, इसमें कहा इसने एक तरफ तो मनुष्य उत्तम विचार वाला होता है, उत्तम विचार, इसके अंदर सादा जीवन आ जाता है,
उत्तम विचार आ जाता है, सादा जीवन हो जाता है, बिल्कुल शांत रहता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, इसके अंतर्गत नकारात्मक विचार आ जाते हैं, इसका जीवन क्या हो जाता है, कलुषताओं से भर जाता है। और क्या हो जाता है, यह अशांतशील गुण दिखाता है। एक तरफ तो उसमें अच्छे विचार आते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करता है और शांत रहता है, लेकिन दूसरी अवस्था में वही व्यक्ति अपने विचारों को त्याग देता है तो भौतिकता में लीन हो जाता है और अशांत हो जाता है। पांचवा स्नायु विकृत। स्नायु विकृत में कहा कि एक तरफ तो मनुष्य नियंत्रित रहता है, नियंत्रित रहता है, जिसे संयमी कहते हैं। नियंत्रित रहना मतलब संयम, सामंजस्य स्थापित करना। और दूसरी तरफ रोग मुक्त होता है, रोग मुक्त। एक तरफ नियंत्रित, दूसरी तरफ रोग मुक्त होता है। इस और कहा कि इसका दूसरा पक्ष भी है, वह व्यक्ति अपना आपा खो देता है और रोग भ्रमित हो जाता है, या उसे भ्रम हो जाता है कि हमारे अंदर कोई रोग है। तो ये हमारा शील गुण सिद्धांत सारे विद्वानों ने माना कि ये 5 प्रकार के शील गुण मनुष्य दिखाता है। पहला अनुभूतियों का खुलापन, जिसमें इसने बताया एक तरफ मनुष्य सभ्य, संवेदनशील, बौद्धिक और विचारणीय होता है, तो दूसरी तरफ असभ्य, असंवेदनशील, मूर्ख और विचार ना करने वाला हो जाता है। दूसरा है चैतन्यता में इसने बताया एक तरफ तो व्यक्ति आत्म अनुशासित, उत्तरदायित्व और सावधान रहता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, अपने ऊपर से नियंत्रण खो देता है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता है और बिल्कुल भी सावधान नहीं रहता है। तीसरे में बहिर्मुखता में इसने बताया कि वह व्यक्ति बातूनी, मजाकिया, सामाजिक, प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करता है, लेकिन दूसरी तरफ से वह कुछ भी नहीं बोलता है, मजाक नहीं करता है और उसके अंदर प्रेम, परोपकार आदि का गुण पाया नहीं जाता, असामाजिक हो जाता है। चौथे में इसने बताया सहमत जन्यता। सहमत जन्यता में इसने बताया कि एक तरफ तो मनुष्य अच्छा विचार रखता है, अच्छे से जीवन व्यतीत करता है, बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन दूसरी परिस्थिति में वही मनुष्य क्या होता है, अपने अच्छे विचारों का त्याग कर देता है, भौतिकता में लीन हो जाता है और अशांत हो जाता है। पांचवें में स्नायु विकृत में इसने बताया कि एक तरफ तो मनुष्य अपने इंद्रियों को अपने बस में किया हुआ है, नियंत्रित है और किसी भी रोग से युक्त नहीं, अर्थात रोग मुक्त है। तो दूसरी स्थिति में यही मनुष्य अनियंत्रित हो जाता है और रोग भ्रमी हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब कि अपने दिमाग में वह भ्रम पैदा कर लेता है कि हमारे अंदर कोई रोग है। तो यही आज का चैप्टर ख़त्म होता है। अगले दिन अगला लेसन पढ़ेंगे।